हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं द राइज ऑफ ए स्मॉल किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। इसमें हम देखेंगे कि दक्कन से उत्तरी तरफ कैसे जो छोटे छोटे राज्य में राजाओं का शासन हुआ और छोटे छोटे राजाओं की राज्यों की स्थापना कैसे हुई, किन किन राजाओं ने राज किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसका प्रारंभ होता है हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की आयु में राजा बनता है और बड़े बड़े युद्ध को जीतता है। हर्षवर्धन के बाद का समय जो है वो मिडिएवल इंडिया है। और हर्षवर्धन के का जो समय हम पढ़ते हैं, हर्षवर्धन के काल का जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो एनिशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब उत्तर भारत का अंतिम महान सम्राट हुआ। उनके मृत्यु के बाद साम्राज्य के कई छोटे छोटे टुकड़े हो गए। इसका कारण यह था कि उनके बाद आने वाले राजा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वे प्रशासन भी ठीक से नहीं चला पा रहे थे। अतः ये छोटे छोटे राजाओं का जो समय है वह राजनीतिक अस्थिरता का है। इस समय जब कोई शक्तिशाली राजा व प्रतापी राजा देश पर शासन नहीं कर रहे थे तो 3 शक्तिशाली राजाओं का उद्भव हुआ। अतः हम इस समय जबकि 3 राजाओं के राज और राजवंश की स्थापना हो, जिसे हम एज ऑफ 3 एम्पायर, 3 राजाओं का युग कह सकते हैं। तो दक्कन के उत्तरी भाग में पाल, बंगाल और बिहार। दक्कन के उत्तरी भाग में जो राष्ट्रकूट का शासन हुआ और बंगाल और बिहार में पाल वंश का, और प्रतिहार शासन कर रहे थे राजस्थान और गुजरात में। तो हर्षवर्धन was the last great ruler of ancient India. After his death, the whole empire disintegrated into many small kingdoms due to the miserable economic condition and lack of proper administration by his weak successors. This was the period of political instability in North India. 3 powerful kingdoms arose between 750 CE and 1000 CE out and the ruin of हर्षास एम्पायर। तो इसका एज ऑफ 3 एम्पायर भी कहते हैं। और इसमें 3 एम्पायर में एक हो गया राष्ट्रकूट, जो दक्कन के उत्तरी भाग में शासन किया। उसने राज्य की स्थापना की। बहुत महान राजा हुए राष्ट्रकूट। फिर आए पाल, ये भी इन्होंने पाल वंश की स्थापना की। तो गोपाल नाम के व्यक्ति द्वारा पाल वंश की स्थापना होती है। गोपाल, धर्मपाल, विजयपाल, ये सब प्रतापी राजा हुए। फिर प्रतिहार, जिसको हम गुर्जर प्रतिहार कहते हैं, इनका शासन हुआ। ये अवंती नामक जगह पर शासन कर रहे थे। और वर्तमान जगह की बात करें तो राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र है। इनके डायनेस्टी जहाँ पर इनका गुर्जर और प्रतिहारों ने शासन किया था। तो फिर इन तीनों के मध्य आपस में युद्ध होता रहता था। राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार और पाल के बीच में हम देख सकते हैं। अगर इतिहास का हम अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि तीनों के मध्य युद्ध भी होता रहता था। बावजूद इसके इनका प्रशासन अच्छा था। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे और आदर करने वाले थे। अब हम अलग अलग इन 3 राजाओं, जो राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले ये राष्ट्रकूट हैं। तो राष्ट्रकूट की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। डियर एम्पायर एक्टेड एज ए ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। इनका जो एम्पायर था वो नॉर्थ और साउथ के बीच में पुल का काम करता है। द राष्ट्रकूट एस्टेब्लिश द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन नॉर्थर्न दक्कन इन 753 CE, present Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra and Karnataka. Real founder of the Rashtrakoot Empire गोविंदा III and अमोघ वर्ष 814 से 880 CE। तो ये जैन धर्म को फॉलो करने वाले शासक थे। और गोविंदा तृतीय, इनका कार्यकाल होता है 793 से 814 ईस्वी, 793 से 814 ईस्वी। इनके पिता का नाम ध्रुव धारावर्ष था। दक्षिण में कहा जाता है कि दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर के उत्तर में कन्नौज तक और पूर्व में बनारस से लेकर पश्चिम में भरूच तक इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और ये जो राष्ट्रकूट राजा लोग थे, ये चक्रवर्ती, महाराधिराज और परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण करते थे। और
इन्होंने बहुत बड़े आर्मी को मेंटेन ह्यूज आर्मी एंड इनकरेज ट्रेड फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ पीपुल, पेट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। बहुत ही कला के और साहित्य के बड़े संरक्षक थे। दियर ऑल्सो द फ्लोरिशिंग ऑफ रीजनल लिटरेचर, रॉक कट टेम्पल्स ऑफ एलोरा बिलोंगिंग to Hindu, Buddhist and Jain sects are a proof of the religious tolerance of Rashtrakuta। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े शासक हुए, बहुत वीर भी हुए और कला के संरक्षक थे। आप देख सकते हैं अभी भी इनके द्वारा जो एलोरा में शिव का कैलाश का मंदिर जो बनाया गया है चट्टान को काट करके, ये आश्चर्य जैसा प्रकट करता है कि कैसे ये बनाया गया होगा। तो ये जो स्थापना हुई इस अमोघ वर्ष के द्वारा, लेकिन मतलब ये दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट जो एम्पायर है, डायनेस्टी है, उसकी स्थापना हुई। लेकिन जो रियल संस्थापक थे इसके वो थे गोविंदा तृतीय और अमोघ वर्ष। और अमोघ वर्ष बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान था और कन्नड़ का भी विद्वान था। कवि राजमार्ग उसके द्वारा रचित एक बहुत कन्नड़ साहित्य है जिसमें उसमें बहुत सारे कविताओं का संग्रह है। अमोघ वर्ष हिमसेल्फ वाज ए ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत। ही रोट कवि रागमार्ग, one of the earliest works in Kannada poetry। By the end of the century, the Chalukyas crushed the power of Rajput and took over the control of their kingdom। इसके बाद फिर पदार्पण होता है चालुक्य का। उन्होंने राष्ट्रकूट के साम्राज्य को कब्जा कर लिया, उनका पावर को छीन लिया और इस तरह से राष्ट्रकूट जैसा जो महान साम्राज्य था वो ध्वस्त हो गया। तो इस तरह से जैन धर्मावलंबी थे। लेकिन आप जो अनेक धर्मस्थल सबका का जब हम विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि ये कितने महान थे और धार्मिक सहिष्णुता भी कितनी थी। चाहे आप एलोरा का टेम्पल देख लिए, चाहे बहुत सारे जो बुद्ध और जैन से संबंधित मंदिर देख लीजिए, या मतलब अलग अलग सेक्ट जो इस समय के जो मूर्तियाँ मिली हैं उन सबसे पता चलता है कि धार्मिक सहिष्णुता भी इसमें इनमें कूट के भरी हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि जैन धर्मावलंबी होते हुए भी राष्ट्रकूट लोग जो है सो अन्य धर्मों का आदर करने वाले थे। तो उत्तरी दक्कन में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने वाले, वर्तमान में अगर हम इलाके की बात करें तो गुजरात, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक का इलाका इनके राज्य का क्षेत्र था। उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु कहा जाता है और संस्थापक इसके दंती दुर्ग हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष हुए। 814 से 880 ईस्वी महान योद्धा थे, कला प्रेमी थे, स्कॉलर्स थे, विद्वान थे और चक्रवर्ती महाराजा धीराज परम भट्टाचार्य की पदवी धारण करते थे। बहुत बड़ी सेना तथा व्यापार को बढ़ावा देने वाले थे ताकि इनके राज्य में फ्लोरिश करे, लोग जनता खुशी से रह सके। एलोरा में चट्टान को काट कर जो इन्होंने मंदिर बनाई उसको हम देख सकते हैं वो हिंदू से संबंधित है, भगवान शंकर से संबंधित है और बुद्ध और जैन से संबंधित तीर्थस्थल भी यहाँ पर मौजूद है। महाराजा अमोघ वर्ष को संस्कृत बहुत पसंद था, साथ ही कन्नड़ भाषा का महाकाव्य कविराज रागमार्ग इनके द्वारा कंपोज किया गया, लिखा गया। चालुक्य द्वारा जब राष्ट्रकूट के साम्राज्य पर आक्रमण होता है तो इसको ध्वस्त कर दिया जाता है चालुक्य के द्वारा। इस प्रकार राष्ट्रकूट साम्राज्य ध्वस्त समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद पाल वंश का उद्भव होता है बंगाल में और हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद पाल वंश के उदय से संबंधित बहुत सीमित जानकारी उपलब्ध है। बंगाल के लोगों का छोटे छोटे राजाओं से लगातार युद्ध होता रहता था। इस समस्या के समाधान के लिए लोगों ने एक गोपाल नाम के व्यक्ति को अपना राजा चुना और गोपाल नाम के व्यक्ति को जब वो निर्वाचित हुए तो वहीं से पाल वंश का शासन प्रारंभ होता है। आप देख सकते हैं कि पाल वंश के हर एक राजा के अंत में पाल टाइटल रहेगा, गोपाल, धर्मपाल, विजयपाल। तो पाल डायनेस्टी का प्रारंभ गोपाल द्वारा होता है। इस वंश के शासकों द्वारा पाल टाइटल लगाया गया। धर्मपाल इस वंश का महानतम शासक हुआ। सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन विक्रमशिला बिहार इसने बनवाया था और धर्मपाल का पुत्र देवपाल ने हंस को हराकर साम्राज्य का विस्तार किया। पर इसके बाद पाल वंश का शासन समाप्त हो गया और
बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत सारे विद्वान को इन्होंने दूसरे देश में भेजा बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। ब्राह्मण का भी इन्होंने संरक्षण किया, ब्राह्मण को संरक्षण दिया, धन और भूमि भी दान में ये देते थे। कला, शिक्षा और साहित्य के संरक्षक थे। और बहुत इसमें आपको समझ सकते हैं, जब हम बंगाल की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वेस्ट बंगाल को गौडा कहा जाता है, जो अभी मतलब इंडिया में है, और ईस्ट बंगाल को बंगा कहा जाता था, जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है। तो इस तरह से पाल वंश के बारे में हम जान सकते हैं कि इन्होंने 400 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद पाल वंश के अभ्युदय से संबंधित बहुत सीमित जानकारी है। बंगाल के लोगों का, बंगाल के में लोग देखते थे कि छोटे छोटे राज्य में बंगाल विभाजित हो गया था और ये एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। इसी समस्या से समाधान के लिए लोगों ने गोपाल नाम के व्यक्ति को जब राजा चुना, यहीं से पाल डायनेस्टी प्रारंभ होता है। और ये भी बहुत साहित्य, कला, ये सब के बहुत संरक्षक रहे, बौद्ध धर्म से बिलोंग करते थे और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। फिर आता है तीसरा वंश, जिसको हम प्रतिहार वंश कहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और इसे गुर्जर प्रतिहार भी बोला जाता है। ये गुजरात से आने वाले थे, इसीलिए इन्हें गुर्जर कहा जाता है। शासन क्षेत्र इनका पूरा गुजरात था और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इनका इलाका था और पूरा गुजरात। तो इसका संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। महान राजा इस डायनेस्टी में हुए मिहिर भोज, जिसने कन्नौज को जीत लिया था। कई लड़ाई लड़ने वाले थे ये प्रतिहार। 300 साल तक मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत में आने से रोका। प्रतिहार वंश का राजा लगातार युद्ध में व्यस्त रहते थे, इस कारण इनका साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। प्रतिहार वंश के राजाओं का पाल वंश के राजा तथा राष्ट्रकूट राजाओं के साथ युद्ध होता रहता था। राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के बीच आपस में युद्ध होते रहता था, जिस कारण इनकी शक्ति ही छीन हुई। तथापि कला, संस्कृति, ये सब का बहुत प्रोत्साहन मिला। और प्रतिहार राजा के साम्राज्य की हम टूटने की बात करें तो ये प्रतिहार साम्राज्य टूट करके राजस्थान में चौहान वंश का शासन हुआ। कन्नौज में गढ़वाल में कन्नौज वंश का, गुजरात में सोलंकी वंश का, मालवा में परमार वंश का और बुंदेलखंड में चंदेल वंश का। तो कला और साहित्य को ये आदर देने वाले थे प्रतिहार राजा। आप इन्हीं के पीरियड में देख सकते हैं कि खजुराहो, कांचीपुरम, भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क जैसे मंदिरों का निर्माण हुआ था। और इसके बाद लास्ट में जब हम देखते हैं कि कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के बीच संघर्ष होता रहता था। बारी बारी से प्रत्येक ने कन्नौज को जीता। और इसका कारण था कि इन साम्राज्य के राजाओं का मानना था कि जिसका आधिपत्य कन्नौज पर हो जाएगा, उसे पूरे नॉर्थ इंडिया पर आधिपत्य करने में आसानी होगी। तो यही जो संघर्ष होते रहता था तीनों राजाओं के बीच, पाल वंश, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच में, इसी को हम ट्राइपर्टाइल स्ट्रगल भी कहते हैं। और इस तरह से कन्नौज जो है सिंबल ऑफ पावर बन गया था। तो इस तरह से जब अगर हम स्टडी करेंगे कि द राइज ऑफ ए स्मॉल किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, तो इसमें जो मिडिएबल इंडिया की स्थिति है उसके बारे में बतलाया गया। 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन शासन कर रहे थे। और वर्धन राजवंश के शासक थे। उत्तर भारत में इनका काफ़ी विस्तृत साम्राज्य था। पंजाब, यूपी, बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग तक इसमें शामिल थे। तो हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया। आफ्टर हिज डेथ द होल एम्पायर disintegrated into many small kingdoms due to the miserable economic condition and lack of proper administration by his weak successors. This was the period of political instability in North India. अब उनके मृत्यु के बाद एकदम अस्थिर स्थिति हो गई, यानी इनस्टेबिलिटी वाली स्थिति हो गई। और उसके बाद 3 पावरफुल किंगडम उभर करके आया। ये था दक्कन से उत्तर तरफ राष्ट्रकूट, बंगाल बिहार में पाल वंश और मतलब अवंती यानी कि राजस्थान के कुछ इलाके, और गुजरात, पूरे गुजरात में प्रतिहारों का शासन हुआ। और इस तरह से
हम अगर इसको संक्षेप में अध्ययन करें तो हर्षवर्धन का जो समय है या उससे पहले का वो एशियन हिस्ट्री में आता है, और हर्षवर्धन के बाद का समय मिडिएवल इंडिया में आता है। और हर्षवर्धन बहुत कम आयु में राजा बने, 16 वर्ष की आयु में राजा बने, बड़े बड़े युद्ध इन्होंने जीते थे और उत्तर भारत का महान सम्राट इनको माना जाता है। उनके मृत्यु के बाद साम्राज्य कई छोटे बड़े टुकड़ों में बंट गया, जिसका कारण यह था कि उनके बाद आने वाले राजा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, प्रशासन भी ठीक से नहीं चला पा रहे थे। तो यह छोटे छोटे राजाओं का जो समय है वह राजनीतिक और स्थिरता का है। इस समय जब कोई शक्तिशाली राजा और प्रतापी राजा देश पर शासन नहीं कर रहे थे, तो 3 शक्तिशाली राजाओं का उद्भव हुआ। अतः इस समय जबकि 3 राजाओं के राज्य और राजवंश की स्थापना हुई, इसे हम 3 राजाओं का युग कहते हैं, एज ऑफ 3 एम्पायर्स कहते हैं। दक्कन के उत्तरी भाग में राष्ट्रकूट, बंगाल और बिहार में पाल, और राजस्थान और गुजरात में प्रतिहार वंशों का शासन हुआ। इन तीनों के मध्य आपस में युद्ध होता रहता था। बावजूद इसके इनका प्रशासन अच्छा था। ये कला और साहित्य के संरक्षक और आदर करने वाले थे। अब हम अलग अलग इन 3 राजाओं राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के बारे में अब पढ़ेंगे कि राजवंश कैसे, इनकी राजवंश की स्थापना हुई, कैसे कब तक इन्होंने शासन किया, शासन अवधि कब तक था, और महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हुए। तो बात करते हैं राष्ट्रकूट की। दुदंती दुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना हुई। दियर एम्पायर एक्टेड एज ए ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। द Rajput established the most powerful empire in northern Deccan in 753 CE. Present Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra and Karnataka. Real founder of the Rajput Empire, Govind Tritiya, and among birds, great warriors, art lovers and scholars. Titles Chakravarti, Maharaja Dhiraj and Param Bhattarak maintained huge armies and encouraged trade for prosperity the people. Patterns of art and learning. Their rules saw flourishing of regional literature. Rock-cut temple of Ellora belonging to Hindu, Buddhist and Jain sect are the proof. तो उत्तरी दक्कन में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने वाले गुजरात, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका का इलाका इनका राज्य